जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री में। दोस्तों लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए वीकली करंट अफेयर। आज हम बात करने वाले हैं 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त 2024 के बीच के वो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों हम लोग जो डेली करंट अफेयर लाते हैं उसमें भी वो सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उससे भी चुनिंदा क्वेश्चन यानी पूरे वीक से हमने टोटल 30 क्वेश्चन लिए हैं जो आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो सही उत्तर है पी हरीश। दोस्तों इसमें हम क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे ताकि आपका समय बचे, क्योंकि आपने डेली करंट अफेयर में इस सारे क्वेश्चन देख रखा होगा। ठीक है दोस्तों, यानी पी हरीश को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के नए राजदूत बनाया गया भारत के लिए। अब संयुक्त राष्ट्र की बात आई है, यूनाइटेड जो नेशन है यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945। ये भी ध्यान रखना है। टोटल कितने देश है जो वर्तमान में शामिल है? 193 कंट्री है जो इसमें शामिल है। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो सही उत्तर है 3 नए साइट्स को ऐड कर लिया गया। पहले था 82, अब हो गया 3, टोटल हो गए 85। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। जो 3 ऐड हुए हैं उसमें तमिलनाडु के एक है नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश से एक है तवा जलाशय। ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बात आई है आर्द्रभूमि से रिलेटेड है, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। कब से मनाया जा रहा है? 1971 से। ये पर्यावरण से रिलेटेड है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। भारत के वर्तमान में जो पर्यावरण मंत्री हैं वो है भूपेंद्र यादव। ठीक है दोस्तों, अब बहुत लोगों को समझ में वेटलैंड क्या है, तो एक्चुअली ये नमी या दलदली भूमि वाला क्षेत्र होता है जिसको हम लोग वेटलैंड कहते हैं। अब इसका नाम रामसर इसलिए पड़ा था कि ये जो सम्मेलन हुआ था पहली बार ईरान के शहर रामसर में हुआ था, 1971 में हुआ था। इसी आयोजन की वजह से जब भी आर्द्रभूमि की बात आती है तो हम लोग उनको रामसर के नाम से जानते हैं, यानी रामसर साइट्स के नाम से जानते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक कौन बने, यानी हेड कौन बने? ईडी के। ठीक है, यानी आपने बहुत बार सुना होगा ईडी का छापा पड़ गया, वही है। ठीक है दोस्तों, यानी ईडी के नए प्रवर्तन निदेशक कौन बने आपको याद रखना है। राहुल नबील को हाल ही में जो ईडी के नए हेड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है जो मॉर्ने मॉकेल है वो भारत के नए गेंदबाजी कोच है। तो जब गेंदबाजी तो ओवरऑल जो हेड कोच है वो कौन है? तो गौतम गंभीर। ठीक है दोस्तों, गौतम गंभीर को हेड कोच बनाया गया है। साथ ही साथ जो अभिषेक नायर है उनको क्या बनाया गया है? सहायक कोच बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है भारत, यानी भारत तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन करने वाला है। ठीक है, उसका उद्देश्य एक्चुअल क्या होता है? जो विकासशील देश होते हैं ना, वो आपस में अपने हितों को अपनी चिंताओं पर विचार विमर्श करते हैं और साझा मंच प्रदान करते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को हेल्प कर देते हैं। अब दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है थीम क्या है, तो आपको याद रखना है थीम क्या है? सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण बनाना। ठीक है, 78 स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है? हाल ही में हम लोगों ने 15 अगस्त को 78 स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो उसका थीम क्या रखा गया है? तो आपको याद रखना है विकसित भारत, यानी जो थीम है वो है विकसित भारत, यानी भारत को जो 2047 तक, कब तक? 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसरो ने हाल ही में 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक उपग्रह को लॉन्च किया। वो जो लॉन्च किया उस उपग्रह का क्या नाम है? वो एक्चुअली वो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। उसको जिस यान से लॉन्च किया गया उसको SSLV D3 बोलते हैं। तो आपको याद रखना है जो EOS है, EOS है, इसको उसने लॉन्च किया। बात आई है इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1969, यानी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में चेयरमैन पूछा जाए तो आपको याद रखना S सोमनाथ इसके वर्तमान में क्या है? चेयरमैन है। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपको बताना है। बहुत बार डिस्कस हुआ है आपको डेली करंट अफेयर में, तो आपको याद रखना जो नेक्स्ट होगा यानी 2028 में होगा लॉस एंजलिस में। ठीक है दोस्तों, आप इस कड़ी को ध्यान रखें। 2020 में कहाँ हुआ था? तो वो हुआ टोक्यो में। ठीक है, भारत इसमें 7 टोटल मेडल जीता जिसमें 1 गोल्ड भी शामिल है। उसके बाद 2024 में जो हाल ही में हुआ पेरिस में।
ठीक है दोस्तों, जो पेरिस है उसमें हुआ, यानी उसका 2028 में कहाँ होगा, वो हमने बता दिया लॉस एंजलिस में। एंड 2032 जहाँ का ये कहाँ पे होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए 2036 की बात के लिए मोदी जी ने अभी अपने जो स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उन्होंने बोला था कि 36 में कोशिश करेंगे कि वो इंडिया में आए, ये ओलंपिक इंडिया में किया जाए, इसके जो आयोजित किया जाए। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना इस लिस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इससे क्या नाम दिया गया? तो आपको याद रखना है, इसका नाम दिया गया गौरव। किसके लिए क्या है, तो एयरफोर्स के लिए क्या है। ठीक है दोस्तों, ये ओडिशा के तट से इसका परीक्षण किया गया। ये लंबी दूरी का लक्ष्य भेदने वाला है, यानी लॉन्ग रेंज बम है। ठीक है, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने, याद रखना है हरियाणा में किया। इस प्रकार का पहला आयोजन है, 15 से ज़्यादा कंट्रीज में शामिल होंगे, जिसे GPKL के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए हेड कोच किसे बनाया गया? तो आपको याद रखना है PR श्रीजेश, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, उस टीम में ये गोलकीपर थे। इसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नया हेड कोच इनको बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, स्केल किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। हाल ही में किसने भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की है? तो आपको याद रखना नई दिल्ली है जिसने भारत दलहन संगोष्ठी का मेजबानी। इसका उद्देश्य है दलहन क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करना और एकजुट रहना। भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारत की विधि संहिता का प्रस्तावित नया नाम क्या है? यानी दंड संहिता के नाम पे नया नाम क्या रहेगा? तो आपको याद रखना भारतीय न्याय संहिता इसका नया नाम रखा गया है। हाल ही में किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया है? तो आपको याद रखना है जो बिहार राज्य है उसने इसको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, चीज़ें देख सकते हैं। एंटी पेपर लीक विधेयक कहाँ पास हुआ? तो बिहार में। पहली ट्रांसजेंडर महिला जिनका नाम है मानवी मधु कश्यप, वो बिहार में सब इंस्पेक्टर बन गई हैं। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ हो रहा है? बिहार के चंपारण में। साथ ही साथ बिहार के मेडिकल कॉलेज में इस साल से जो छात्र हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। जो नागी पक्षी महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ? बिहार में। ठीक है दोस्तों, बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? नंद किशोर यादव। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बर्बाद किया था, किसने जला दिया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, डेली करंट अफेयर में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। NIRF 2024 रैंकिंग की समग्र श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है? तो आपको याद रखना है जो IIT मद्रास को प्रथम स्थान दिया है। वही मैनेजमेंट की बात करें तो IIM अहमदाबाद को। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके बीच में होता है, ये भी बता सकते हैं, और अभी हाल में किसके बीच में हुआ? तो आपको याद रखना है मित्र शक्ति यानी इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। ठीक है, पिछली बार ये पुणे में हुआ था और इस बार श्रीलंका में हुआ है, ट्रेनिंग स्कूल मदुरु ओया में। ठीक है दोस्तों, पिछली बार पुणे में आयोजित किया जाता है। एक वार्षिक कार्यक्रम है ताकि दो देशों के बीच में एक अच्छा रिश्ता बना रहे। ठीक है दोस्तों, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक साझेदारी किया है, NCRTC। भारतीय सेना ने हाल में लद्दाख में कौन सा अभ्यास का आयोजन किया? पर्वत प्रहार, गति शक्ति, बर्ज प्रहार और इनमें से कोई नहीं। याद रखना पर्वत प्रहार यानी हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में जो प्रैक्टिस किया है उसका नाम है पर्वत प्रहार, आपको ध्यान रखना। भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सेतु सामान्य परीक्षण केंद्र किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? यानी जो मानव रहित हवाई प्रणाली है उसके लिए जो प्रशिक्षण केंद्र होगा वो कहां पे होगा? याद रखना तमिलनाडु में होने वाला है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक गोल्ड जीते? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना USA ने सर्वाधिक गोल्ड जीते। उसके बाद सर्वाधिक, यहाँ गोल्ड की बात है, सर्वाधिक मेडल की बात है, उसमें चीन दूसरे स्थान पे। जो फर्स्ट स्थान पे कौन है? USA टोटल 126 मेडल जीता जिसमें से 40 स्वर्ण है, और चीन ने टोटल 91 मेडल जीतकर दूसरे स्थान पे है। भारत इसमें 71 स्थान पे है। टोटल भारत ने 7 टोटल मेडल जीते हैं जिसमें से एक भी गोल्ड नहीं है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पे रहा? अभी मैंने आपको बताया 78th पोजीशन पे रहा है। इसमें से टोटल 6 मेडल है, उसमें से एक क्या है? सिल्वर मेडल है, और जो 5 है वो क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के नीरज चोपड़ा थे जिन्होंने जेवलिन थ्रो में एकमात्र रजत पदक जीता। पिछली बार नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था भारत के लिए। और मनु भाकर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनु भाकर ने निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक जीते, यानी कोई पहली भारतीय हैं जो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतकर लाए हैं। अमन शेरावत, जिसने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता, किस खेल से जुड़े हैं? तो आपको याद रखना है, ये कुश्ती से जुड़े हुए अमन शेरावत, पहली बार इन्होंने जीता है भारत के लिए कांस्य पदक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग ने दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो आपको याद रखना अभिनव बिंद्रा है, जो निशानेबाजी से थे, इन्होंने भी अपने जमाने में स्वर्ण पदक जीता था। इनको एथलेटिक आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, याद रखना है। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो कमेंट भी कर सकते हैं। यानी 10 अगस्त को हर साल हाथी दिवस मनाया जाता है ताकि उनको सुरक्षा प्रदान किया जा सके, उनके प्रति जागरूक किया जाएगा। यह आयोजन 2012 से कंटिन्यू किया जा रहा है। पॉल कागमे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? 4 ऑप्शन आपके सामने, याद रखना है, जो रवांडा के जो राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। चौथे कार्यकाल के लिए उन्होंने शपथ। बात है रवांडा की। रवांडा पूर्वी अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी क्या है? किगली, याद रखना, रवांडा की राजधानी किगली। हाल ही में पर्यटन विकास सूचकांक यानी जो टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स होता है 2024 में भारत का रैंक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। ये 39th रैंक है भारत का पर्यटन क्षेत्र में। इसको जारी कौन करता है? तो आपको याद रखना, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। 119 देशों में भारत 39वें स्थान पर है। हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? यानी 7 अगस्त को मनाया। एक्चुअली क्या हुआ, राष्ट्रीय भाला यानी जेवलिन डे इसलिए मनाया जाता है कि नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त के दिन भारत के लिए क्या जीता था? गोल्ड जीता था। यानी ये 2021 में आयोजन किया, तब से ये मनाया जाता ताकि भाला जो फेक है इसको लोकप्रिय बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको याद रखना, PR श्रीजेश जो कि हॉकी टीम के गोलकीपर थे, वो इनके साथ क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक होंगे। कौन? मनु भाकर। ये किस गेम से है? तो निशानेबाजी से। ये किस गेम से? तो हॉकी से। ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने भारत के लिए एक ही ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतकर लाए हैं। आप ये देख सकते हैं और याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। RBI ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट कितनी है ये आपको अभी बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, 6.25, 6.50, 6.75, MN7। तो आपको याद रखना है जो रेपो रेट लगातार 9वीं बार जो बदलाव नहीं किया वो है 6.5। ये आप देख सकते हैं। बात आई भारतीय रिजर्व बैंक की, तो RBI की बात है तो RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कहाँ पे? तो कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान है। वर्तमान जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास है 25 नंबर के, ये भी ध्यान रखना है। रेलवे में पिछली बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कितने नंबर के? तो 25 नंबर के। अब रेपो रेट की बात है, क्या होता है एक्चुअल में रेपो रेट? समझिए, रेपो रेट वह रेट है जिसपे RBI जो है वो कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है। यानी RBI क्या है? जो पूरे बैंक को रेगुलेट करता है। ये RBI हेड है। अगर मान लीजिए SBI बैंक है, ठीक है, इधर कोई और बैंक है, इधर कोई, तो अगर इन बैंक को अगर RBI लोन दे रहा है, एक्चुअल में क्या होता है, कोई इंसान है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो बैंक से लोन लेता है तो क्या उसको ब्याज तो देना पड़ता है ना? वो बैंक को क्या देता है? एक ब्याज देता है। उसी प्रकार ऐसे ही बैंक भी अपनी जरूरत के अनुसार RBI से उधार लेती है। लाइक SBI को जरूरत पड़ा, PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक को जरूरत पड़ा था, किससे उधार लेगी? हम लोग तो ले लेते हैं बैंक से, तो PNB लेगा RBI से। तो RBI जिस रेट पे उधार देगा तो जो PNB है SBI को कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़े, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। बट क्या होता है, SBI मान लीजिए जिनका रेवेन्यू पर 200 रुपये, एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने 100 रुपये, इनका डेली का ट्रांजेक्शन है 100 बच रहा है, तो ये कहाँ जमा करा देते हैं? RBI के पास। RBI उसके बदले में भी इनको ब्याज देता है, RBI भी ब्याज देता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। समझ गए होंगे या उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, याद रखना है रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो कि 500 लिस्ट में है, जो सर्वोच्च रैंक वाली है। ऐसे तो भारत के लगभग 9 कंपनी है जो इसमें शामिल है। देखिए 9 भारतीय कंपनी शामिल है, लेकिन उसमें कौन से? रिलायंस टॉप पे 86 के साथ। बात करें SBI की तो 57 पायदान ऊपर चढ़ के 178वें नंबर पे है, इसमें से 5 सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। तो दोस्तों ये था 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीक से रिलेटेड थे, जो आपको एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप डेली करंट अफेयर जरूर पढ़ें और साथ ही साथ ये वीकली रिविजन के तौर पर जरूर देखें, इससे आपको एग्जामिनेशन में काफी हेल्प होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।